अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मुल्की सियासी मंजर अबर आलूद हो चुका है। गिरफ्तारियों के स्याह बादल मंडला रहे हैं। एहतसाब की बारिश की बूंदें बरसने लगी हैं। बयानात और ऐलानात की हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं और ये तूफ़ानी हवाएं आने वाले वक्त में एहतसाबी घटाएं लाने और बरसाने का बाइस भी बन सकती हैं और मुमकिन है कि एहतसाब की इस बारिश में अवाम के लिए कोई अच्छी खबर निकल आए। मगर इस वक्त आने वाले एहतसाबी ज़लज़ले के झटके सियासी लैंड स्लाइडिंग का बाइस बन सकते हैं, जो कि जमहूरी ट्रैफिक को ब्लॉक करने या कुछ अफराद के रास्ते बंद कर देने से तकलीफ का सबब भी बन सकते हैं। यानी कुल मिलाकर सेफ्टी बेल्ट पहनकर ड्राइव करने और छतरी लेकर बाहर निकलने का सियासी मौसम आ चुका है। एहतसाबी बारिश के मौसम की आमद देखते ही मुस्लिम लीग नून के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने सवाल का जवाब देने निकल आने। नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बार बार पूछा कि मुझे क्यों निकाला और उन्हें निकालने और मुल्क की सूरत हाल ख़राब करने वालों के मुहासबे का तकाजा किया और कौम से गिला करते हुए कहा कि 2017 में जो साजिश की जा रही थी उस वक्त कौम की भी कुछ जिम्मेदारियां थी। आज भी कहता हूँ, मुझे क्यों निकाला। बिल जिनको 1600 रुपया बिजली का बिल आता था आज 18,000 रुपया आ रहा है। इसलिए निकाला कि 35 रुपये किलो आटा जो उस वक्त मिलता था आज बहुत महंगा हो गया। कौन है इसका जिम्मेदार? अगर मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो फिर कोई ना कोई तो है ना, और वही है जो हमारे बाद में आए हैं। जरा कोई मुझे जवाब देगा कि ये क्यों निकाला गया, कौन थे वो चेहरे, और फिर इमरान खान साहब किस तरह से पावर में आए, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है। नाकाबिले माफी हैं वो लोग। कुछ जिम्मेदारियां कौम की भी हैं जो कौम को पूरी करनी चाहिए थी कि मुझसे ये सूरत हाल देखी नहीं जाती। मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इस सिचुएशन को चाहे अब खराब हुई है, जिसने भी खराब किया है उनके बारे में मैं कह चुका हूं कि उनका मुहासबा होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म अपने लिए इंसाफ लेने और जिम्मेदारान के एहतसाब करने और उन्हें मुआफ़ ना करने का तकाजा कर रहे हैं, जबकि इत्तेहादी जमातें हुकूमत के वक्त पूरा ना होने की पेश गोइयाँ कर रही हैं और कुछ तो दूर अंदेश टेक्नोक्रेट सेटअप के आने का अलार्म भी बजा रहे हैं। पार्लियामेंट और अदलिया आईनी मामलात को लेकर आमने सामने हैं। कौम के लिए मिनी बजट लाकर महंगाई का हथौड़ा बरसाने की बुरी खबरें गर्दिश कर रही हैं, मगर इस मौके पर पाकिस्तान आर्मी की जानिब से साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और दीगर अहम अफसरान की गिरफ्तारी ने तबल बजा दिया है कि क्लीन और ग्रीन प्रोसेस शुरू हो चुका है। जो गलती करेगा या साजिश करेगा उसे अंजाम से दो चार होना पड़ेगा। मगर सवाल यह है कि मुल्की सियासत जिस इंतशार और प्रोपेगेंडा का शिकार हो चुकी है, क्या इसे उस बयानिए से अलग किया जा सकता है और जमहूरी इक़्तिदार को पामाल करते हुए इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों के ज़रिए इक़्तिदार में आने की रिवायत को क्या ख़त्म किया जा सकता है और अदलिया और पार्लियामान के माबैन टकराव को कम या ख़त्म किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो किस तरह, और इसके लिए किसको क्या किरदार अदा करना होगा? इस पर बात करेंगे अपने पैनल से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमारे साथ एनालिस्ट का पैनल मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है आमिर इलियास राना साहब ने, इनके साथ साथ आमिर ज़िया साहब भी मौजूद हैं और किरण नाज साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं आमिर ज़िया साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। अभी आपने देखा कि आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपनी दुख्तर के हमरा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके हमरा उन्होंने मीडिया से बात की, गुफ्तगू की, एक चार्ज शीट बेसिकली उन्होंने प्रेजेंट की मुझे क्यों निकाला वर्जन 2.0 पर, और उन्होंने ऐसे बयान किया कि उनको शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि एक बड़ी गिरफ्तारी के बाद शायद उस पर वो कोई रद्द-ए-अमल देंगे, लेकिन वो रद्द-ए-अमल दिया नहीं है। आप समझते हैं कि कोई रद्द-ए-अमल ना देना और अपने साथ आप बीतियों को दोबारा से रिपीट करना भी एक मैसेज दिया है नवाज शरीफ साहब ने? एक तो ये बात है कि जो ज़्यादातर उनकी गुफ्तगू थी वो माजी में पेवर्स थे और वो अपने ज़माने की जिस तरह से तशरीह कर रहे थे, तो हो सकता है वो बहुत सारे जो सियासी तज्जियाकार हैं और माहिरीन हैं माशी, वो उससे इत्तेफाक ना करते हों। वो इस बात को ग्लोरीफाई कर रहे थे कि जैसे उनके दौर में जो है
दूध और शहद की नहरें बह रही थी, या बिल्कुल पाकिस्तान जो था तरक्की की राह पे था। उन्होंने जैसे कि फरमाया कि जी IMF प्रोग्राम से हमने निजात हासिल कर ली थी, लेकिन ये आधा सच है, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद ही जब PTI की हुकूमत आई तो इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था कि कोई और रास्ता था ही नहीं इसके सिवा कि दोबारा से IMF प्रोग्राम में जाया जाए। और ये खुद उनके पार्टी के जो रहनुमा उस वक्त के हुआ करते थे, मिफ्ता इस्माइल साहब और दीगर जुबैर साहब, ये कहा करते थे कि PTI इतनी देर क्यों करी IMF के पास जाने में, क्योंकि ज़ाहिर है कि करंट अकाउंट डेफिसिट था। इसी तरह बिजली के हवाले से उन्होंने अपने जिन कारनामों का तस्करा किया कि जी जिस तरह से उन्होंने लगाए बिजली घर लगाए, चीन की मदद से उससे पहले लगे, तो उसमें भी वो जो ऑपरेसिव किस्म के मुआहदे थे, जो एनर्जी मिक्स था, जिन जगहों का इंतखाब किया गया वो बिजली घर लगाने के लिए, वो बड़ा क्वेश्चनबल है। तो यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि बहुत सीनियर सियासतदान है, बल्कि सबसे सीनियर है माशाल्लाह, और मगर ये आज की हकीकतों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे लोग। जो है वो गालिबन अब माजी की बातें सुनने से ज़्यादा वो इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि आज के जो मसाइल हैं उनका क्या आप जो है हल पेश करते हैं, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए क्या आपके सामने जो है रास्ता है। सिर्फ ये कह देना कि जी वो बिजली की कीमतें कम करें या महंगाई कम करें, उसके लिए ज़ाहिर एक रोड मैप देने की ज़रूरत है। और लोग तवक्को करते हैं कि नवाज शरीफ साहब को ऐसी ठोस तजावीज़ देंगे, अगर ज़ाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो सिर्फ माजी की नगमा सराई के लिए से ज़्यादा उनको ये कहना चाहिए कि आज की प्रॉब्लम है और उसका हल जो है वो ये है, हमें किस तरह से बेल्ट टाइटनिंग करनी है। उनको हुकूमत को ये नसीहत करनी चाहिए गालिबन जनाब किफ़ायत शारी से काम ले, अल्ले तल्ले कम करे, अपने खर्चे कम करे, ताकि लोगों को रिलीफ फराहम किया जा सके। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एक तो मशवरा हो सकता है, कोई भी दिल में मशवरा हो, लेकिन कोई ठोस तजावीज़ आनी चाहिए थी, तो वो तो हमें ठोस तजावीज़ नजर नहीं आई। सही, और मैं यही बात जो है मैं चाहूँगी कि आज हमारे पास, वो कहते हैं वैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती हैं, लेकिन दोनों बड़े मौज़िज़ मेहमान हैं, दोनों आमिर भी हैं, तो मैं जो है वो आमिर इलियास राना साहब को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहूँगी गुफ्तगू में। आमिर इलियास राना साहब, एक तरफ इमरान खान साहब का उन्होंने जिक्र किया कि मैं अगर ज़िम्मेदार नहीं हूँ तो कौन है, जो मेरे बाद आया वही है। फिर उन्होंने इनजस्टिस की तरफ निशानदेही की कि कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया, नाकाबिले माफ़ी हैं वो लोग। पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑनेस्टली स्पीकिंग कि वो शायद एक मेजर जो शख्सियत की कोर्ट मार्शल की बात है उसके ऊपर कुछ लबकुशाई करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, कुछ अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको बयान करेंगे, क्योंकि वो वैसे उन्होंने अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ था। क्या आप समझते हैं कि उस पर गुफ्तगू ना करना और अपने साथ हुई चीज़ों को ओवर टाइम बार बार रिपीट करते हैं, आप फिर रिपीट किया है, कुछ बातें उन्होंने कहा की हैं, कुछ फिर करूँगा, ये मैसेज कहीं दिया गया है? देखें, पहली बात तो ये है कि हम दोनों आमिर हैं और दोनों अलिफ मद आ वाले नहीं हैं, और हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, लिहाजा कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मुझे तो पता था, मैंने ट्वीट भी कर दिया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आया कि ये बिजली की कीमतों पर करेंगे। मैं सुबह ही चेक कर रहा था तो मुझे बताया गया था कि वो बिजली की कीमतों पे करेंगे। और अभी शहबाज शरीफ साहब ने अलग से रिलीफ देना है, वो सारे पाकिस्तान का, वो आप वेट करें उसका। अच्छा, ये जो नवाज शरीफ के हवाले से कल एक ख़बर चलाई गई लाहौर से, ये वैसी खबर थी जैसे ये चलाई गई थी कि वो मरी में मीटिंग करने जा रहे हैं, जो नहीं हुई थी। अच्छा, कल मीटिंग में किसी को उन्होंने मना नहीं किया, और उसका वाज़ेह सबूत ये है, क्योंकि कल एक दो शोज़ में था, मैंने बात की थी कि कोई ऐसी बात नहीं हुई। आज डार साहब ने भी जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पे अपना रद्द अमल दिया है, और उन्होंने ख्वाजा आसिफ अली उन बातों की तस्दीक की, ये फ़िक्र कह के कि अक्टूबर में मुझसे भी उन्होंने माफ़ी मांगी थी, क्योंकि मैं भी विक्टिम था और ये मौजज़ा था। लिहाजा कोई पाबंदी तो नहीं है कि PMLN ने लोगों पे ये कह दिया हो कि आपने बात नहीं करनी, लेकिन चूँकि आज उनका मकसद गुफ्तगू का सिर्फ वही था कि पंजाब में जो लोग 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेंगे उन्हें 14 रुपये फ़ी यूनिट अगस्त और सितंबर में रिलीफ मिलेगा। हाँ, लेकिन वो एहतसाब की बात तो उन्होंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली की है। एक मिनट मैं अपना फिक्रा पूरा कर लूँ ना। जहाँ हम आम आदमी के रिलीफ के लिए इतने शोज़ करते हैं, बात करते हैं, तो अगर कोई अच्छा कदम उठा लिया गया है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और बाकी सूबों को तकलीद करनी चाहिए कि वो भी अपने अपने फंड्स इधर शिफ्ट करें, जिससे आम आदमी की जेब पे बराह रास्त कुछ बचत का फ़ायदा हो। अब आप आ जाएं जनरल फैज़ हमीद का, बिल्कुल किस्सा क्लियर है कि ये फ़ौज ने तय कर लिया है कि जब वो अपने DG ISI को कटहरे में ले आए हैं तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब जो आज जेल खाना जात के IG थे शायद सलीम बेग साहब, उनको भी पकड़ा है उन्होंने लाहौर से।
मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, शरीफ आदमी है, लेकिन पॉलिटिकली अब वो किसके साथ अलाइन हुए और उनके भर्ती करदा या उनके अजीज़ या कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हुए हैं कि जो वो जो 10 रुकनी गैंग मोहम्मद अकरम साहब चला रहे थे अडियाला जेल के अंदर, जो वो हॉलैंड, डेनमार्क और बरतानिया की सिमों के साथ, और जैमर भी ब्लॉक करने की उनके पास डिवाइसेस थी, जो सारी पकड़ी गई, वो उस दिन से क्लियर कट हुए जिस दिन इमरान खान की एक ऑडियो जो सुप्रीम कोर्ट में वो बात कर रहे थे वो बाहर लीक की गई थी। तो ये सारा गैंग सामने आ गया था। अब फ़ौज तो बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि वो जनरल फैज़ हमीद और उनकी जो रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि बड़ा वाज़े तौर पे फ़ौज ने ना एक कदम उठाया कि वो आगे जाके इसको भी कनेक्ट करेंगे इमरान खान को और टॉप सिटी के साथ भी, लेकिन डीजीआई के तौर पे जो किरदार है वो ज़ाहिर है जनरल बाजवा या जो भी डीजीआई काम कर रहा होता है वो उस वक्त के आर्मी चीफ के ऑर्डर के तहत कर रहा होता है। तो उन्होंने उसको डिस्कनेक्ट किया है और कनेक्ट किया है पोस्ट रिटायरमेंट के इश्यूज़ को और सियासत के साथ मिलाने पे। तो चीज़ें आ रही हैं, बढ़ती जाएंगी, लेकिन मैं तो यही कहूँगा जी ISPR से, DG ISPR से कि जी देखें आपने कई कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीजें चला दी, ब्रीफिंग की, फार्मेशन कमांडर्स की चलाई, अब ना फैसले करें, क्लियर कट करें। ये कोर्ट जनरल फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है तो इसकी भी टाइमलाइन होनी चाहिए और होती भी है, ताकि एक चीज़ हो, क्लियर हो कि इनके साथ कौन लोग हैं, कौन से सियासतदान हैं। अगर उन्हें आपने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना है तो कीजिए, लेकिन ये लंबा चौड़ा काम नहीं होना चाहिए। लोग वो कहते हैं ना कान पक गए 9 मई आप, हम भी ये कहते हैं, सबूत तो सारे वीडियो लीडर्स की सूरत में मौजूद हैं, लेकिन हर चीज़ हाई कोर्ट से और अदालतों से ज़मानत पे ज़मानत, ज़मानत पे ज़मानत, तो फिर फैसला हो जाना चाहिए। कब तक इस मखमसे में हम बीच में फंसे रहेंगे? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट किरण डिस्कस किया है आमिर इलियास राणा साहब ने, और इस बात में वजन है, लेकिन वो डिस्कनेक्ट करना मुझे समझ नहीं आया है। ठीक है कि पोस्ट जो सरगर्मियाँ थी वो एक बुनियाद बनाई गई है भी वो, और फिर उस पर इन्वॉल्वमेंट जो खान साहब की है उस तरफ भी सब चीज़ें जा रही हैं, लेकिन बाजवा साहब की तो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो फरवा आपने अपने प्रोग्राम में मधु किया, आपने बात का आगाज आमिर साहब से किया था मियां साहब के हवाले से, जो आज दोपहर में वो मीडिया टॉक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो मैं जरा बात का आगाज वहां से करना चाह रही थी, क्योंकि ये जो जनरल फैज के हवाले से बात हो रही है ना, ये इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मामला है। ये अपने दौर में जब वो डीजीसी थे या DGI थे उस वक्त वो जो कुछ करते रहे, और फिर उसके बाद जो कुछ उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद किया, तो वो सारे मामला जो है वो अभी मजीद फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बहुत सारी चीजें जो है वो साबित हो चुकी हैं, जिसके बाद इतना बड़ा स्टेप फौज की तरफ से लिया गया। फौज के अंदर मामला होता है ना वो बड़ी शफाफियत के साथ हो रहे होते हैं, जिसके हमें पहले भी हमारे आसपास खबरें आती रही हैं कि कभी किसी का कोर्ट मार्शल किया गया, किसी से रैंक्स वापस ले लिए गए, लेकिन जनरल फैज इनका 2013-14 से लेकर के आज तक की सियासत में भी और इदारे के हवाले से भी उनका नाम इस तरह से गूंजता रहा है कि जो पत्थर उठाए वहां पर जनरल फैज का नाम निकलता था। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा शॉकिंग भी है और उनके खिलाफ कार्रवाई होना भी बहुत ज्यादा शॉकिंग है। लेकिन क्योंकि मैंने आगाज किया था मियां साहब के हवाले से, जी मियां साहब के हवाले से आगाज किया था, तो वो जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है, अगर ये बात होती ना आज की जो प्रेस टॉक हुई, जो मीडिया टॉक हुई, उसमें अगर जनरल फैज के हवाले से रिएक्शन आता तो वो कदरे बेहतर होता, बजाय इसके कि किस कैपेसिटी में मियां साहब आए आज और उन्होंने आकर अगस्त सितंबर के बिलों के हवाले से रिलीफ का ऐलान कर दिया, उन्होंने सोलर के ऊपर कीमतें कम करने का ऐलान कर दिया। तो ये सारे ऐलानात वो CM साहिबा जो है वो दुख्तर है उनकी, वो उनके तो वालिद गिरामी है, लेकिन वो कौम के तो वालिद गिरामी नहीं है ना। वो PMLN के कायद है, लेकिन वो कौम के कायद तो नहीं है। तो उन्होंने किस कैपेसिटी में आके ये सारी चीजें उन्होंने ऐलान किया? ये CM साहिबा को सूट करता था कि वो ये ऐलान करती, या ये PM साहब को ही सूट करता है कि वो ये ऐलान करते, तो ज्यादा बेहतर होता। नवाज शरीफ साहब किस कैपेसिटी में आए, अगर ये चीज PMLN की तरफ से बताई जाए तो ये बहुत ज्यादा बेहतर चीज हो जाएगी। जहां तक जनरल बाजवा के हवाले से आप बात करिए तो देखें यही दो नाम थे जेरे गर्दिश, एक जनरल फैज और एक जनरल बाजवा, और तीसरे इमरान खान के। इन तीनों का एक नेक्सस मौजूद था, और बारहा, क्योंकि हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और जब मुख्तलिफ हलकों में बैठते हैं तो ये तक भी हमें पता चला कि बेसिकली ये तीनों लोग जो थे ये अपने अपने मकासद के लिए अलग अलग अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे थे। यानी जनरल बाजवा चाहते थे कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए, जनरल फैज चाहते थे कि उनको आर्मी चीफ लगा दिया जाए, और इमरान खान साहब चाहते थे कि उनको उनका इक़्तिदार जो है वो प्रोलॉन्ग कर दिया जाए, वो तवील कर दिया जाए, और उसके पास जनरल फैज हों या जनरल बाजवा हों, दोनों के साथ उनका एक पेज चलता रहे और वो रूल करते रहे।
तो ये तीनों साहिबान जो हैं वो ये तीनों भी एक दूसरे के साथ जो है ना वो कह लीजिए कि जो एक ताल्लुक होता है, कोई इन दोनों के दरमियान भी कोई तीनों के दरमियान भी उस तरह का ताल्लुक मौजूद नहीं था। और उसकी वाज़ेह मिसाल हमें अभी 2 दिन पहले जब सहाफ़ियों से बात की गई है और सहाफ़ियों से बात करते हुए जब इमरान खान साहब ने कहा कि कौम का तो वो बहरहाल असासा थे, लेकिन जो कुछ उनका किरदार खुलकर सामने आ रहा है तो उसमें उनका कोई ताल्लुक मौजूद नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन तमाम लोगों के लिए कि जिसके बाद हम देख रहे हैं कि आज और कल में बहुत सारे पीटीआई के ऐसे लोग हैं जिनके इस्तीफे आए हैं सामने, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अभी सामने आने हैं, और भी मजीद बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। क्योंकि एक जो आमिर साहब ने बात की ना कि हमारे कान पक गए 9 मई का सुन सुन के कौन से वाले आमिर साहब? आमिर इलियास राना साहब तशवीश या आमिर इलियास आमिर साहब ज़िया ने भी साहब बात की? की जी, कि हमारे कान पक गए 9 मई के हवाले से सुन के। तो ऑब्वियसली ये बहुत सारे लोगों के कंसर्न मौजूद थे कि जब सारी चीजें सामने मौजूद है, मंजर आम पर मौजूद है, तो एक बाकायदा तौर पर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और एक नैरेटिव के थ्रू अवाम को एक तरीके से बदजन किया जा रहा है, या बाकायदा वो सारी चीजें जो 9 मई की पहले हमारे सामने मौजूद थी, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके ऊपर इस तरह की मिट्टी आई कि अब वही लोग जो 9 मई में इन्वॉल्व थे किसी न किसी तरीके से, जिनकी ये ऑडियोज एंड वीडियोस तक मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो फिर यही होगा जो हो रहा है बाहर। हाँ। इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हैं जो लोग ये बात कर रहे हैं, वो आज कह रहे हैं कि हमें वीडियो एविडेंस दिखा दें तो फिर हम उन लोगों को पार्टी से निकाल देंगे। आज से 1 महीना पहले तक, बल्कि 1 महीना पहले तक भी छोड़ दीजिए, 1 हफ्ता पहले तक ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था कि 2 महीने के बाद जो है ना वो एक तब्दीली आएगी, हुकूमत चली जाएगी और हुकूमत के बाद जो भी होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूल करती हुई दिखाई दे रही थी। अब हमें ये नहीं मालूम कि उनकी जो ज्यादा उम्मीदें हैं वो आने वाले चीफ जस्टिस से हैं या फिर अमेरिका से हैं, लेकिन जैसे ही जनरल फैज के हवाले से खबरें आई हैं उसके बाद आप देखिए पंजाब में वहां पर भी पीटीआई की तरफ से एक इस्तीफा आ गया, हमाद अजहर का इस्तीफा आ गया। अभी आपको मजीद चीजें सुधरती हुई भी दिखाई देंगी और अभी बहुत क्लैरिटी के साथ वो जो नैरेटिव है वो बिल्डोज होते हुए आपको दिखाई देंगे। ये इस पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे मेरी प्रोडक्शन टीम जो है वो मुसलसल ब्रेक का कह रही है। एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी, और वैसे दो छोटी छोटी और भी आवाम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी मैं चाहूँगी अपने पैनल से डिस्कस करें। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो पोजीशन नहीं रही जो अब से ठीक 1 हफ्ता पहले थी? इस पे डिस्कशन लाजमी करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वैसे ये क्या वक्त की यूं कहें कि मार है या सितम है कि एक वाक़े के बाद कुछ लोग मंजर आम पर आते हैं और कहते हैं कि मुझसे भी माफ़ी मांगी गई थी। मैं बहुत सारे खैर लोग हैं, डार साहब ने कहा है, आमिर ज़िया साहब, लेकिन कुछ लोग कतई ताल्लुक़ हो गए हैं, बिल्कुल ही उन्होंने डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वो कहते हैं जी हमारा तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस साहब हमारे साबिक, उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इस बात से। तो खैर ये एक पोजीशन है जो मुख्तलिफ स्टांसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन आमिर ज़िया साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टांस या जो इमेज अब से 1 हफ्ता पहले तक था वो इस गिरफ्तारी के बाद, इस चेंज के बाद रहेगा बरकरार या वो मुतासर हुआ? एक तो आपने बड़ा अच्छा पंच लाइन दिया था जब आप पहला सेगमेंट क्लोज कर रही थी कि तीनों हजरात विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे, और ये हमारी सियासत का बड़ा अलमिया बन गया कि हम हमेशा सियासत में, हम जैसे जो बोले भाले लोग हैं हम समझते हैं कि जी आप मुल्क के लिए सोचते हैं, आपकी कोई नजरियाती बुनियादों के ऊपर आप एक दूसरे के साथ जो है जुड़ते हैं। तो हमारी यहाँ एक बिल्कुल उस तरह की प्योर पॉलिटिक्स हो रही है कि जहाँ पर मकसद अवाम की फलाह, रियासत की फलाह हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आता, बल्कि वो ज़ाती जो अपने एम्बिशंस हैं उनको सर्व करने के लिए। तो इंतहाई दुख की बात है कि सीनियर मोस्ट लेवल पे आपको ये हम तवक्को करते हैं, तमाम पाकिस्तानी तवक्को करते हैं कि आप अपनी ज़ात से बुलंद होकर, ये छोटे छोटे सियासी मफादात से बुलंद होकर सोच रहे होंगे। लेकिन जब हमें ये खबरें मिलती हैं और उन्हीं लोगों की तवस्सुत से मिलती हैं तो फिर पता ही चलता है कि जनाब यहाँ तो इस हमाम में तमाम ही लोग जो हैं मतलब है बरहना है, और ये बड़ी एक मेरे ख्याल में एक वो वाली बात है, फिक्र की बात है। और उसमें आप ये देखें, मैं सिर्फ इन 3 हजरात की बात नहीं कर रहा, और भी अगर सियासतदानों को देखें, जो भी लोग एक्ट कर रहे हैं हमारी सियासत के मैदान में, जो चेहरे नजर आ रहे हैं वो इसी तरह के हैं, और ये हमारी सियासत के एक अलमिया है। अब रह गई देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात, इसके डिसमेंटलिंग के 2-3 फेजेस हम देख चुके हैं कि जहाँ पर जब ज़ाहिर हुकूमत तब्दील हुई, आपने देखा कि लोग जो हैं कुछ लोग छोड़ के गए, कमज़ोर दिल हजरात। उसके बाद फिर जब प्रेशर आया, फिर आपने देखा बड़े बड़े नाम इनके छोड़ के गए, इसके बाद दीगरे गए, और
वो प्रोसेस जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है। हाँ। ये बात भी सबको पता है कि जी पीटीआई के अंदर जो है धड़ेबंदी है और वो अच्छा इन चीज़ों पे, लेकिन हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि जो भी पार्टी जो होती है अंडर प्रेशर आती है उसमें तकसीम भी होती है और लोग छोड़ के भी जाते हैं। आप याद करें जब मुशर्रफ साहब का फौजी इनकलाब आया था तो किस तरह रातों रात जो है उसके बाद हमने देखा था कि जो नून लीग कायद आज़म थी उसमें किस तरह से बन गई थी, पीपल्स पार्टी पैट्रियट कैसे बन गई थी। तो वो तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि आज भी पीटीआई को, अब ये जाहिर है कि ये वाले हम तो सहाफ़ी हैं, फैक्चुअल बात करते हैं कि जो मास सपोर्ट है वो जुड़ी हुई है एक शख्सियत के साथ। अब वो शख्सियत जो है पोलराइज करी पाकिस्तान की सियासत को, उसके बहुत सारे चाहने वाले और बहुत सारे वो लोग हैं जो समझते हैं कि जितनी भी मुश्किलात हैं उसकी जिम्मेदार वो शख्सियत है, यानी कि इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो उनका मास लेवल का सपोर्ट है, मैं उसमें कोई तब्दीली होते हुए इसलिए मुझे नजर नहीं आ रही कि जो दूसरा काउंटर नैरेटिव आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ इमरान को डिमोनाइज करने का, जो एक हद तक चले लोग मान लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अल्टरनेट होना चाहिए, गोइंग फॉरवर्ड होना चाहिए, जो नए चेहरे आने चाहिए, जो नया ख्याल आना चाहिए, नया विजन आना चाहिए, वो बदकिस्मती से ये हुकूमत जो है वो पेश करने में नाकाम रही है। अगर पेश भी किया है तो उसने लोगों के दिलो दिमाग को नहीं जीत पाई। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी में यकीनन टूट फूट हो सकती है, छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मास फॉलोइंग जो भी है वो इन लोगों की वजह से नहीं है जो इस वक्त पार्टी में है या चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आमिर इलियास साहब से पूछना चाहूँगी, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। ज़ाहिर है कि वो रियासत का चौथा सतून हमें कहा जाता है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि किसी हल की तरफ अगर बातचीत हो सके तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आमिर इलियास साहब, वाई पीटीआई सो अपसेट with what happened with फैज़ हमीद, स्पेशली खान साहब? कौम का सासा है। खान साहब तो अब से कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि लीस्ट मुदाखलत होनी चाहिए, न्यूट्रल हो जाएं, तो ये तो मेरा ख्याल से एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आगाज़ हो गया। नहीं, देखें, खान साहब ने कभी ये नहीं मुंह मोड़ा कि वो फ़ौज से बात नहीं करना चाहते। वो मदाखलत से मुंह मोड़ने की बात करते हैं कि आप मेरी तरफ करें, उधर ना करें। जैसे मुझे पहले खेलने को चांद दे रहे थे उसी तरह फराहम कर दीजिए, फिर ठीक है। अदरवाइज़ तो आप जानवर हैं, आप तो ठीक है ही नहीं। आप तो जो है ना मीर जाफ़र हैं, मीर सादिक हैं, और सफ़े सलार आप उस दिन बन जाते हैं जिस दिन आपको इतला मिलती है पहली दफ़ा कि शायद मेरा केस मिलिट्री कोर्ट में जा रहा है, जो कि जाने के काफ़ी इम्कानात बन रहे हैं। जिधर सिचुएशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है और जो केसेस अब नेक्सस फैज़ हमीद पॉलिटिकल निकलना है, तो वो केस तो वहीं जाके मुझे लग रहा है ख़त्म होना है। होगा क्या मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन लग यही रहा है कि खान साहब ने कभी जमहूरियत की बात नहीं की। वो अपनी बात करते हैं और अपनी ज़ात की बात करते हैं। जो लीडरशिप है, आज भी बैरिस्टर गौर ने ट्वीट किया है कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो जो मर्ज़ी करें, वो इंक्वायरी है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन खान साहब एक सांस में दो बातें हमेशा से कहते आए हैं। अब भी एक तरफ वो असासा करार देते हैं और साथ ही कहते हैं आपने जो करना है कर लें, हमें तो उससे कोई मसला नहीं है। तो साथ ही वजाहत भी कर देंगे, क्योंकि वो कैंसिल माई लास्ट ऑर्डर जो CMLA का होता है, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का, इनका ये है कि यू टर्न लेना तो बहुत अच्छी बात होती है। तो वो किसी भी बात को कोई भी मानी पहना सकते हैं कि मेरा मतलब आप लोगों ने गलत समझा है। लेकिन कल की मैं बता सकता हूँ आपको बॉडी लैंग्वेज, कल वो बड़ी शिकस्त खुर्दा थी, वो बड़ी टेंशन में थे पहली दफ़ा इस पूरी जेल के 1 साल में। क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर रेगुलर कवर कर रहे हैं, मैं उनसे जब भी वो जाते हैं और मिलता हूँ, पूछता हूँ, बात होती है हमारी, तो वो कल ये जो गैंग टूटा है ना 10 रुकनी, मोहम्मद अकरम डिप्टी सुपरडेंट वाला, और फिर जो वो सारे लोग जो मैसेंजर थे, टेलीफोन सिमों की बात हो रही है, जो सब कुछ हो रहा है व्हाट्सएप पे हो रहा है, वो ब्रेक लगी है, उससे वो टेंशन में ज़रूर आए हैं। और कल जब वो बात करेंगे तो आपको मेरा ख्याल है डिफरेंट बात मिलेगी, क्योंकि कल भी एक पेशी है और फिर मंडे को भी एक पेशी है। वो दोनों तीनों चीज़ों में ना आगे पीछे चल रहा है। कहीं वो हाई कोर्ट से रिलीफ लेने के चक्कर में है कि हाई कोर्ट उनको स्टे कर दे, नैब वाला 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो अब तक पहले ये कहते थे ना जल्दी जल्दी में किया गया और सारे उड़ा दिया हाई कोर्ट ने, तो अब तो वहाँ पे सारी बातें सुनी जा रही हैं। खान साहब खासी टेंशन में हैं, वो कोई डील शील की बात नहीं कर रहे, उनका तो है कि बस सिर्फ मुझे अपना लिया जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बिफोर आई आस्क दिस क्वेश्चन, मैं किरण साहिबा से भी पूछना चाहूँगी, लेकिन मुझे आमिर साहब आपसे एक छोटा सा यहाँ पे सवाल करना है। मुझे बताएं कि ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ हो गई, लेकिन जब फैज़ साहब पावर पे थे तो ज़ाहिर है कि बाजवा साहब आर्मी चीफ़ थे, और आर्मी चीफ़ बकौल इमरान खान साहब के कौम का बाप होता है। लेकिन एक शख्सियत
का कोर्ट मार्शल है, एक शख्सियत को सिक्योरिटी फराहम करना, हमने माजी में देखा है, आप बेहतर गाइड कर सकते हैं कि जब इंसाफ मुकम्मल ना मिल रहा हो तो वो भी नाइंसाफ़ी होती है। जी बिल्कुल, आपने सही मिसाल दी। जैसे 187 लगा के सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल इंसाफ इस तरह की नाइंसाफ़ी से कर दिया कि वो एक पार्टी को दे दिया, और जो दूसरी पार्टी का, जिसका थरमिनल्ला साहब ने कहा था 2018 में भी यही कुछ हुआ था, उसको बिल्कुल भूल गए कि इस मुल्क को अगर ठीक करना है तो सारा कुछ ही ठीक करना होगा, आपको कहीं ना कहीं ला के चीज़ों को मिला के कोई बैलेंस क्रिएट करना होगा। अब ये चीज़ें मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि ये डिसकनेक्ट किया गया है आर्मी चीफ से DGISI के किरदार को, तो वही बात है, इसीलिए वो सिक्योरिटी भी है, और उन्होंने अपने DGISI के ऊपर केस डाला है कि वो नेक्सस बनेगा इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद का टॉप सिटी में भी और बाकी पॉलिटिकल केसेस में भी। तो उन्होंने इसीलिए नहीं किया कि वो एक इदारे की पॉलिसी थी, जिसे जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल रिजवान, ये सारे, जनरल फैज़, ये लेके चल रहे थे, और जनरल फैज़ तो DGC के तौर पे लेके चल रहे थे। उस वक्त के DGI जो नदीम मुख्तार थे वो तो सिर्फ गोल्फ खेला करते थे ना, आपको पता है, ये बताया जाता था, बल्कि मजाक बना दिया गया था कि वो DGI इसलिए हैं कि वो गोल्फ खेलेंगे, और ये DGC इसलिए हैं कि ISI को चलाएंगे, और उन्होंने चलाया 2018 में, और उसके लिए वो जज साहब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब बिल्कुल बबांगे दोहल आके बोले थे कि उनका क्या रोल था, और 2 साल की मेहनत के ऊपर। अब डार साहब भी बोल रहे हैं, मेरा ख्याल है बहुत सारे इंटरव्यूज हमें अच्छे, लेकिन पॉइंट ये है कि जब वक्त गुजर जाता है किरण, तो फिर हम लोग फिर जो भी कहें उसका फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वक्त तो चला गया। अब बात तो ये है कि आप उस वक्त पे फैक्ट्स को सामने रखें और फिर उस पर गुफ्तगू करें। अच्छा, मैं चाहूँगी कि पहले आप इस पर अपना पॉइंट दे दें, बिकॉज मैं गवर्नमेंट की जो मौजूदा सिचुएशन है उस पर भी सवाल करना ज़रूरी है। आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि PTI की वो शायद पोजीशन नहीं रही। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या नून लीग खुश हो जाए, क्या उनकी पोजीशन मुस्तहकम हो गई इसके बाद? देखिए, नून लीग को जो है ना खुश इसलिए नहीं होना चाहिए कि जो कुछ वो कर रहे हैं या उनसे करवाया जा रहा है। तो अभी आप देख लीजिए कि PTI अब खुद ये बताती है कि आया वो कठपुतली थी या उनको मालूम नहीं था जो भी कुछ माजी में होता रहा, वो तो सिर्फ और सिर्फ फेस थे, पीछे तो कुछ और हो रहा होता था। वो PMLN को इस चीज पर इसलिए खुश नहीं होना चाहिए कि या तो फिर ओन करें जो कुछ वो कर रहे हैं, ओन करें, अलग अलग बयानात ना हो, और हम, जैसे आपने बात की कि हम चौथा सुतून है और हमारी कोशिश ये होती है कि किसी न किसी हल की तरफ बात करें, तो हम तमाम लोग बैठ के शायद मौजूदा हुकूमत के तमाम अरकान को, वो चाहे उनका ताल्लुक PMLN से हो या दीगर जमातों से हो, उनको यही बताने और समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जिस वक्त आप पावर में होते हैं ना, और पावर में होते हुए जो आप फैसले ले रहे होते हैं, जब आप पावर से उतरते हैं और जब आप ऑपोजिशन में आते हैं तो फिर वही फैसले आपके गले पड़ रहे होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद इस वक्त मौजूदा हुकूमत ऐसा कर रही है कि जो कुछ जब वो ऑपोजिशन में जाएंगे तो उनके अपने लिए ही बहुत ज्यादा मुश्किलात का सबब बनेगा। तो हुकूमत को चाहिए कि वो 3 बार पहले हुकूमत कर चुके हैं ऑलरेडी। आपको लगता है वो ऑपोजिशन में जाएंगे? एक बार पावर में आई थी, लेकिन ये 3 बार कर चुके हैं, तो इनको चाहिए कि जरा फूक फूक कर कदम रखें, फूक फूक कर देखें क्या कर रहे हैं। जो जनरल फैज के हवाले से बात हो रही है ना, उसमें मेरे कई सारे सवालात भी हैं, जो चीजें मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी करती हैं। वो ये कि ये जनरल फैज का नाम आज हम पहली दफा तो नहीं सुन रहे हैं कि जब पता चला कि उनको टॉप सिटी वाले मामले में जो 12 मई 2017 का वाकया है, उस मामले में उनको तहवील में ले लिया गया है, और उसके बाद जो कुछ वो करते रहे आफ्टर रिटायरमेंट, उस पर भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसके बारे में भी पता चला है कि वो अपने ओहदे की खिलाफ वर्जी करते रहे, और जो कुछ पाबंदियां होती हैं उसकी खिलाफ वर्जी करते रहे। तो ये ऐसा तो नहीं हुआ कि ये खबर आई हो और हम सबको शौक लगाओ कि ये क्या हो गया है। ये तो वो खबर थी, ये वो बातें हैं जो सबको पहले से ही मालूम थी। लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि आज जो मौजूदा हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, कुछ PMLN का हिस्सा है, कुछ PMLN का हिस्सा नहीं है, कुछ अपनी नई पार्टीज बना चुके हैं, जब वो अदालत में गए जनरल फैज के हवाले से, तो उन सबने तो जनरल फैज को क्लीन चिट दे दी थी। उनको तो मालूम आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ रेफर कर रही हैं। एग्जैक्टली जी, मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात कर रही हूँ, मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रही हूँ, मैं दीगर पाकिस्तान PMLN के लोगों। तो फिर हम इसको ऐसे तस्वर कर लेते हैं ना कि देयर वाज अ कोर, जिसे कहते हैं कि एक ग्रुप था टुवर्ड्स फैज हमीद साहब, हम कह सकते हैं। तो ये क्या सिलसिला, ये क्यों इस चीज के ऊपर, जब आप पहले बबांगे दोहल मुख्तलिफ TV शोज में आकर कहते रहे, मुख्तलिफ प्रेस टॉक्स में बात करते रहे, बारहा कभी उनके इलाके का हवाला देते थे, कभी जनरल बाजवा के जनरल फैज के भाई का हवाला देते थे, कभी उनके नेक्सस का हवाला देते थे, लेकिन जैसे ही आप अदालत में जाते हैं
बात करने के लिए, तो फिर अदालत के सामने आप उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे देते हैं। तो क्या जो इस वक्त हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं वो भी ये सोच रहे थे, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना बचाने की कोशिश कर रहे थे कि जब वो ऑपोजिशन में आएंगे तो ऑपोजिशन में आकर वो बताएंगे कि जी किसने क्या क्या किया है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब एक मुख्तलिफ लाइन पर हैं, जबकि उनकी जो पूरी पार्टी है वो एक मुख्तलिफ लाइन पर है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने 2-3 मुख्तलिफ चैनल्स पे शाहजेब साहब को भी, आसमा शराजी साहिबा को भी अपने इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि किस तरह से वीडियो कॉल के थ्रू जनरल फैज ने बाकायदा तौर पर माफी मांगी, रो रहे थे। हमारे साथी हैं एक और मुनीर फारूक साहब, उन्होंने ये बताया कि वहां पर कुछ लोग गवाहान मौजूद थे और ये तक हुआ वीडियो कॉल पे कि उन्होंने अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कसम खाई कि आप मुझसे पेपर के ऊपर सिग्नेचर ले लें, आप साइन ले लें और आप मुझे आर्मी चीफ कर दें, मैं सारे मामलात को फिक्स कर दूंगा, मैं इमरान खान को भी फिक्स कर दूंगा और अगर मामलात सेटल डाउन नहीं होते हैं तो फिर उसके बाद वो मेरा इस्तीफा जो है वो आपके पास हाजिर है। तो जब ये सारी चीजें ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं तो दूसरी तरफ मलिक अहमद खान साहब को हम देखते हैं कि वो इन चीजों को डिनाई करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या जिस वक्त ये ऑपोजिशन में थे, क्या हुकूमत के लोग भी कुछ ऐसी कोशिश कर रहे थे जो अब वो बताते हैं कि हमें उस वक्त कहा जा रहा था कि आप पोजीशन लें, आप पावर लें, लेकिन हम नहीं ले रहे थे। तो अगर आप नहीं ले रहे थे तो ये बातें अब क्यों आप बता रहे हैं जब उस वक्त आप ये सारी चीजें कर रहे थे? और ये क्वेश्चन तो खैर बड़ा वैलिड है, ये क्वेश्चन तो बहुत वैलिड है कि आपने हमेशा एहतसाब की बात की, कटहरे में खड़ा करेंगे और फिर आपने अल्लाह पे भी छोड़ दी, लेकिन क्या इससे चीज़ें हल हो जाती हैं? क्या आपको एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं लेना चाहिए? मज़ीद डिस्कशन करेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो मुझे लगता है मेरे बड़े दिल के करीब है वो है शहबाज शरीफ साहब बड़ी स्पीड के साथ कौम की खिदमत कर रहे हैं। और चले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर मैं सवाल करूँगी। एक ब्रेक लेते हैं। Welcome back. Apart from the political situation right now, आमिर ज़िया साहब मुझे बताएं कि जो गवर्नमेंट है इस वक्त काम तो कोशिश तो कर रही है पूरी, और आज आप मियाँ साहब ने भी बताया है कि कोशिश जारी है और पंजाब गवर्नमेंट की भी उन्होंने कुछ तारीफ़ें की हैं, ज़ाहिर है कि लगे हुए हैं। मेरे लिए एक सेंटर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक टॉपिक है वो ये है कि इंटरनेट बहुत ही पाकिस्तान में ख़राब चल रहा है और करोड़ों अरबों रुपए का जो फ्रीलांसर्स हैं उनका नुकसान हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट 10 लाख मोबाइल फ़ोन्स दे रही है। अच्छा, ये चूँकि आम बंदे से रिलेटेड, नौजवानों से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैंने कहा चले गुफ्तगू में चलते हुए इसको भी रख लेते हैं। तो आमिर ज़िया साहब, ये खुला तजाद नहीं है जैसे सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं? नहीं, बहुत बड़ा तजाद है। कि देखिए बात ये होती है जो आपने अभी बात की थी ना कि जी हम चौथा सुकून और हमें मसले के हल की भी बात करनी चाहिए। देखिए मसले का हल तो दो हैं। नंबर एक कि भाई इस मुल्क के अंदर जो सियासी हिद्दत और अदम इस्तेहकाम है, आप माने ना माने लेकिन है, जब तक आप उसको कम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दूसरी बात ये कि इस हुकूमत के साथ वो इमरान खान की कमजोरियाँ, खामियाँ, उनकी नौमई की साजिश सब अपनी जगह दुरुस्त, ठीक है ना। लेकिन एक और मसला ये कि इस हुकूमत की लेजिटिमेसी जो है वो क्वेश्चन मार्क है और वो बहुत सारे मतलब पाकिस्तानियों की नज़र में एक लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है। तो उसकी वजह से भी इनका जो एक कहते हैं ना कि लोगों को दिल जीतना, वो दिल नहीं जीत पा रहे। फिर जैसे कि आपने फरमाया कि जो भी इनके इक़दामात हैं, चाहे वो आप बिजली की बिल अब ठीक है वो कम करने की बात कर रहे हैं, अफरात ज़र की बात कर रहे हैं, लेकिन अब आपने जैसे इंटरनेट का बताया कि भाई इस 21वीं सदी में आप एक तरफ ये बात खुला तजाद पेश करते हैं कि जनाब हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है इसकी, और उसके बाद ये आप इसको सुस्त कर देते हैं। हमारे वज़ीर आज़म और जिनके वज़रा और उनके तमाम महकमे एक्स को इस्तेमाल करते हैं लेकिन आम आदमी पे पाबंदी है। तो आप ये कहते हैं ना कि ये तमाम इक़दाम ऐसे कि जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं उससे मुश्तिल हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इस हुकूमत को लफ्ज़ से डर लग रहा है? क्या वजह है कि इस हुकूमत को ख्याल से डर लग रहा है? ये क्या समझते हैं कि 20वीं यानी कि 21वीं सदी में लोगों की ज़बानबंदी कर सकेंगे? इनके पास वो इख्तियारात हैं। ये मजबूती की अलामत नहीं होती है, कमजोरी की अलामत होती है। यानी कि यू आर अ लिटिल गवर्नमेंट, आप मजबूत हुकूमत नहीं है, आप सख्त हुकूमत हैं। जो भी सख्त जल्दी टूटती है और मुकम्मल आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं से आवाज़ आनी चाहिए। आमिर रासलान साहब, लैपटॉप स्कीम बड़ी जिसे कहते हैं ना पजीराई भी मिली उसको, नौजवानों में भी, वैसे भी मोबाइल फ़ोन्स देने के ऊपर भी हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन यकीन कीजिएगा मेरा अपना ट्विटर नहीं चलता बग़ैर प्रॉक्सी के। क्या करें? देखिए बात सिंपल सी है कि हमें सच पे आना पड़ेगा ना।
तो हकीकत यही है कि नेट को स्लो किया गया है। तो अब गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट को बैठ के सोच लेना चाहिए कि आपने फायरवॉल लगानी है, आप लगाएं। हम आपको रोक सकते हैं कोई कि आप हमारी बात सुन रहे हैं, नहीं सुने, लगाएं, लेकिन लोगों के रोज़गार के साथ मत खेलें। जो मजाक बना रहे हैं आप अपना दुनिया भर में, मतलब ये नहीं है। सऊदी अरब में कौन सा व्हाट्सएप चलता है, गल्फ़ में नहीं चलता, ठीक है। वहाँ नेट की स्पीड 5G सऊदी अरब में बहुत अरसे से आई हुई है। वो अपने बाकी काम कर रहे हैं। आपने जो पॉलिसी के हिसाब से फैसले करने हैं वो कीजिए, लेकिन बिजनेस को मत इफेक्ट होने दें। मेरी यही रिक्वेस्ट होगी सबसे, एस्टेब्लिशमेंट से भी, गवर्नमेंट से भी, कि आपस में बैठ जाएं, तय कर लें कि क्या आपको सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल चाहिए, किस हद तक चाहिए। दुनिया भर में है, मान लीजिए है, लेकिन जो काम कर रहे हैं बच्चे, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो कोई कारोबार कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है, उनकी तरफ आप रास्ता बना दें। और इसके लिए ना कोई दिन नहीं लें, घंटे लें, फैसला करें और काम शुरू करा दें। और इसको मैनेज करना भी मुश्किल नहीं है किरणा साहिबा। आप हुकूमत की पॉलिसीज आती हैं, कर सकते हैं काबू, लेकिन ऑलरेडी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से फिर इंटरनेट का स्लो हो जाना, फ्रीलांसिंग कम होना, फिर रेमिटेंसेस भी कम आएंगे। जब ये फायर का सिलसिला शुरू हुआ, जितने भी मैंने एक्सपर्ट से बात की, उन सब ने ये बताया, क्योंकि ये डे टू डे बेसिस पर जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, ये डे टू डे बेसिस के ऊपर इन पर काम हो रहा होता है। रोजाना की बुनियाद पर हर ऐप का सोल्यूशन आ जाता है, उसका जो एक VPN या कह लीजिए प्रॉक्सी, वो आ जाता है। तो आप कुछ भी लगाने की अगर कोशिश करते हैं तो नेक्स्ट डे आपको जो है ना उसका काउंटर मिल जाता है। मैंने जितने भी एक्सपर्ट से पूछा, जितने भी एक्सपर्ट्स ने मुझे बताया, उन्होंने यही बताया कि ये जो बात की जा रही है कि जिन सोशल मीडिया ऐप से, या माफ कीजिएगा, जिन अकाउंट से ये वीडियोस या ये ऑडियोज या ये प्रोपेगेंडा नशर किया जा रहा होगा, पोस्ट किया जा रहा होगा, उन आईडीज को ब्लॉक किया जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये फायरवॉल लगाने के बाद अगर आप ये कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह से फिल्टर कर दिया जाए, किसी ऐप को रोक लिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपने बेसिकली इतना अरबों रुपए लगा करना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में VPN को फरोग दिया है। आज या फिर आवाम की बेरोजगारी में इजाफा किया है। बेरोजगारी में इजाफा किया, 80 अरब से जायद का नुकसान होगा। अभी तक जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं या जो ई-कॉमर्स के लोग हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कुछ अरसे से कि रुझान हमारे मुल्क में आया है बहुत ज्यादा कि अब बच्चों के पास अगर वो डिग्रीज नहीं है तो वो अपनी डिग्रीज को कंप्लीट करने को फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये फोकस करते हैं कि कुछ इस तरह से कुछ कोर्सेज कर लिए जाएं और फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग शुरू कर दी जाए, और वो फ्रीलांसिंग में वाकईतन अच्छा अर्न कर रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से, बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिलती हूँ जो वाकईतन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे में, कुछ दिनों में, जो अभी ये पहला, दूसरा और तीसरा फेज आया जिसमें टेस्टिंग की गई, इस सारे अरसे में इंटरनेट की स्पीड को इतना ज्यादा स्लो रखा गया, ऑडियोज वीडियोज डाउनलोड नहीं हो रही, बात नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो आपका कस्टमर था, जो दुनिया भर से अगर पाकिस्तानी बच्चों के पास वो कस्टमर आ रहा था तो वो शिफ्ट कर गया, वो यहाँ से चला गया। तो इस तरह से आपने ऑलमोस्ट 80 अरब का जो नुकसान है वो आप पहुंचाने जा रहे हैं। और फिर हम IT में इनकलाब की भी बात कर रहे हैं साथ साथ। फिर हम एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पर आ रही थी, फिर हम IT में इनकलाब की बात कर रहे हैं। तो हुकूमत की पॉलिसीज, आप यही कहकर तो आपने हुकूमत ली थी ना, जो 16 महीने की आपने PDM की हुकूमत की, वो यही लेकर की थी कि इमरान खान ने मुल्क का भट्टा बिठा दिया है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम आएंगे तो हम मुल्क को बेहतर करेंगे, माशी तरक्की लेकर आएंगे, माशी इस्तेहकाम लेकर आएंगे। लेकिन वो 16 महीने क्या कुछ होता रहा, उसके बाद जो नए नए हमारे सामने चीजें आती रही कि किस तरह गंदुम में क्या हुआ, बाकी चीजों में क्या हुआ, और उसके बाद अब 6 महीने गुजर गए हैं, अभी तक समझ नहीं आ रही है कि हुकूमत को, सिस्टम को आपने चलाना कैसे है, या फिर आपने अपने पैरों को बिल्कुल बांधा हुआ है। एक तरफ आप कहते हैं कि जी हमने जो भी बजट बनाया है, जो भी कुछ हम कर रहे हैं मुल्क में, वो IMF की शराइत पर कर रहे हैं। एक और भी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं बता दूं कि जो IMF के तवस्सुत से हमने ये बजट बनाया था, तो मोस्ट प्रोबेबली इम्कान ये है कि अब मिनी बजट आएगा। और मिनी बजट जब आएगा तो ये जो तरक्याती स्कीम्स का ऐलान किया गया था ना, वो तरक्याती स्कीम्स को काटा जाएगा और उसको फिर किसी ना किसी तरीके से। लेकिन देखिए, आप लोगों ने एक अच्छी खबर डिस्कस ही नहीं की तीनों ने। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर मैंने डिस्कस नहीं की तो आप लोग तो करेंगे, लेकिन बहरहाल मैं आप लोगों को तीनों को मुबारकबाद दे दूं, कौम को भी दे दूं। क्लोजिंग का कहा जा रहा है, वक्त खत्म हो गया है, और वो खुशी की खबर ये है कि देखें, ऐसा भी किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। ये भी क्रेडिट शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को जाता है कि जो हुकूमत का बैरूनी कर्ज है 2024 माली साल का 277 अरब रुपए जो है वो कम हुआ है। अच्छा, खैर एनीवेज, तो अब बात ये है कि गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करे तो अवाम उसके साथ खड़े रहते हैं, वरना फिर जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं ना कि अवाम ही नहीं निकले, फिर वही होता है अगर आपकी पॉलिसीज अच्छी ना हो। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, आमिर इलियास राना साहब, आपका भी, और किरण साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।